परिचय हो गया कंप्लीट। एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये दो कंप्लीट हो गए और आज टॉपिक शुरू होगा अपवह तंत्र। ये राजस्थान की नदियाँ, अपवह तंत्र, राजस्थान की नदियाँ। नया टॉपिक होगा अपवह तंत्र, राजस्थान की नदियाँ। सबसे पहले मेरे को ऐसे बताइए अपवह क्या होता है। अपवह तंत्र पढ़ रहे हैं अपने, अपवह तंत्र। सबसे पहले ऐसे बताइए अपवह क्या होता है। अपवह अब पता सभी को है, वो बात अभी आप बता नहीं सकते। पता सभी को, मेरे को पता है, बता नहीं सकते। अगर घर पे हो फिर तो बता दो। पता है क्या होता है? एक अपवाह होता है, एक अपवाह तंत्र होता है। एक अपवाह तंत्र और एक नदी भी होती है। एक जल विभाजक रेखा भी बोला जाता है। और कल इससे एक प्रश्न पूछा गया, वो भी बताऊंगा क्या पूछा गया। जल विभाजक रेखा और एक जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र, अगर अपने को ये 5 वर्ड की डेफिनेशन पता है ना, फिर अपने को नदियों से सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। सबसे पहले अपवह क्या होता है। अपवह क्या होता है? किसी निश्चित वाहिका में बहने वाले जल को, निश्चित वाहिका, यहाँ पे किसको बोला गया? नदी को। नदी को कहा गया वाहिका। किसका? नदी का पर्यायवाची होता है। किसी निश्चित वाहिका में बहने वाले जल को क्या कहा जाता है? अपवह कहा जाता है। कोई भी नदी है उसके अंदर निश्चित वाहिका में बह रहा है जल, उसी को अपवह बोला जाता है। और बहुत से अपवह मिलके कह सकता हूँ, बहुत से अपवह आपस में इस प्रकार मिलकर जिस जाल का निर्माण करते हैं, आपस में मिलकर जिस जाल का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपवह तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। अपवह क्या होता है? किसी निश्चित अपवाहिका में बहने वाले जल को अपवह बोला जाता है। और जब अपवह तंत्र एक जाल के रूप में बना लेते हैं, एक जाल नुमा आकृति बना लेते हैं, स्थलाकृति बना लेते हैं, तो उसे अपवह तंत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद में बारी आती है नदी। क्या होता है? क्या होता है नदी? नदी और नहर में फ़र्क क्या होता है? नदी और नहर में, नदी की सहायक नदी आती है तो नहर की भी छोटी छोटी और नहरें निकल जाती है। नदी और नहर में मुख्य रूप से फ़र्क यही होता है, नहरें होती है वो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। नहरें होती है जो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। और नदियाँ होती है, क्या होती है? धरातल पर प्राकृतिक रूप से बहने वाले जल को, मतलब धरातल पर प्राकृतिक रूप से बहने वाले जल जिस मार्ग में बहते हैं उसे क्या बोलते हैं? नदी के नाम से जानते हैं। धरातल के ऊपर प्राकृतिक रूप से बहते हैं ये, इनको किसी के द्वारा कोई रास्ता नहीं दिया जाता, प्राकृतिक रूप से बहते हैं। और ये मुख्य रूप से इनकी विशेषता बताई जाती है कि जिसकी तरफ इनकी ढलान होगी, जिस प्रकार इनकी ढलान होगी उसी रूप में बहती है। तो नदियों की डेफिनेशन होगी, धरातल पर प्राकृतिक रूप से बहने वाली नदी वाहिकाओं को या फिर जल की वाहिकाओं को नदी कहा जाता है। और जिसकी ढाल उनकी ढलान के अनुरूप होती है। और ढलान हमेशा किसके रूप में होती है? जलवायु निर्धारण करती है। अब जलवायु यहाँ पे अगर ज़्यादा हवा चल रही है तो यहाँ की ऊंचाई को उठा के और कहीं पर पटक देगी, तो इसके ढलान को प्रभावित करने वाला कौन सा हुआ? जलवायु हुआ। जलवायु हमेशा प्रभावित करती है। उसके बाद में कल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, जल विभाजक। जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक, एक आपने कभी नदी बेसिन या फिर नदी द्रोणी का नाम सुना होगा? नदी बेसिन या नदी द्रोणी क्या होता है? नदी बेसिन या फिर नदी द्रोणी, मैं 2 शब्दों में कह सकता हूँ, यह एक कोई नदी है, यह नदी है, इस नदी का पानी जहाँ जहाँ तक जा रहा है, इस नदी का पानी जहाँ जहाँ तक जा रहा है, इस पूरे एरिए को इसी नदी का बेसिन कहा जाता है। अगर ये नदी कौन सी हुई? अगर इस नदी को मैं बनास नदी बोल दूं तो इसका ये पूरा क्षेत्र जहाँ तक इसका पानी जा रहा है तो ये किसका बेसिन हुआ? बनास का बेसिन हुआ। या फिर इसे बनास नदी द्रोणी में बोल सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार जल विभाजक क्या होता है? एक तो मैं एक अरावली के बता देता हूँ थोड़ा सा। राजस्थान इस प्रकार, राजस्थान के मध्य से इस प्रकार है अरावली, राजस्थान के मध्य से अरावली पर्वतमाला इस प्रकार है। अरावली के दक्षिण की मैं बात करूं, यहाँ पे किसका बेसिन पाया जाता है? गंगा का बेसिन।
यहाँ पर गंगा का बेसिन और उसके उत्तर में सिंधु का बेसिन, सिंधु नदी होती है, उसकी सहायक नदियों का बेसिन पड़ता है उत्तर में, और नीचे कौन सा, गंगा का बेसिन पड़ता है। उनके बीच में जो पहाड़ या पर्वत की श्रृंखला होती है, कहने का मतलब एक नदी बेसिन को दूसरी नदी बेसिन से अलग करने वाली समांतर श्रृंखला को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। और कल एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया भी चंबल नदी घाटी को या फिर चंबल नदी बेसिन को सिंधु नदी बेसिन से अलग करने वाली कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला। यह प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे चंबल पड़ती है, मैं आपको बताऊंगा। चंबल नदी बेसिन को सिंधु नदी बेसिन से अलग करने वाली जो जल विभाजक है वो कौन सी है, अरावली। ये कल के कांस्टेबल का प्रश्न था। उसके बाद में जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, आपको सारी डेफिनेशन लिखा दूंगा। जल ग्रहण क्षेत्र ये क्या होता है। अब नदियों की सहायक नदी भी बहुत सारी होती है, ये तो मैंने बताया भी नदियों की बहुत छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती है, भी नदियों का पानी अलग साइडों में बांट दिया जाता है। और जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, ये कोई भी नदी है, ये इस प्रकार नदी है, इसके अंदर एक नदी और आके मिल गई, फिर इसके अंदर एक नदी आके और मिल गई, तो कहने का मतलब नदियों की सहायक शाखा के द्वारा, नदियों की सहायक शाखा के द्वारा मुख्य नदी के अंदर जो पानी डाला जाता है, मुख्य नदी के अंदर जो पानी डाला जाता है और उसका पूरा जो एरिया होता है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये मुख्य नदी कितने हिस्से के जल को ग्रहण कर रही है उसी को जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। अब समझ में आ गया। सबसे पहले अपवाह किसको, निश्चित वाहिका में जल बहता है उसको अपवाह तंत्र, इसी के जाल को अपवाह तंत्र के नाम से। नदी धरातल पर प्राकृतिक रूप से बहती है और उसके ढाल एक उसकी ऊंचाई या निचाई के कारण होता है। उस जल विभाजक दो नदी बेसिन को अलग करने वाली जल ग्रहण क्षेत्र, किसी नदी के अंदर जो छोटी छोटी शाखाएं जाके मिल जाती है उसका जल उसके अंदर डालती है और उसी पूरे क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब लिखना शुरू करो अपवाह। सबसे पहले लिखो अपवाह, इसके डेफिनेशन लिखो अपवाह। इसके अंदर लिखो निश्चित वाहिकाओं में, निश्चित वाहिकाओं में बह रहे जल को, निश्चित वाहिकाओं में बह रहे जल को अपवाह कहा जाता है। अपवाह कहा जाता है। 2 नंबर पे लिखना अपवाह तंत्र, 2 नंबर पे लिखना अपवाह तंत्र, 2 नंबर पे लिखना अपवाह तंत्र। इसके अंदर लिखो बहुत से अपवाह मिलकर एक जाल का निर्माण कर लेते हैं, एक जाल का निर्माण कर लेते हैं। उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है, उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। फिर हेडिंग लगाओ नदी की, नदी के बारे में लिखो। धरातल पर प्राकृतिक रूप से बहता पानी, धरातल पर प्राकृतिक रूप से बहता पानी, धरातल पर प्राकृतिक रूप से बहता पानी नदी के अंतर्गत आता है, नदी के अंतर्गत आता है, जो कि अपना मार्ग जलवायु या ढलान के अनुसार निर्धारित करती है, जो कि अपना मार्ग जलवायु या ढलान के अनुसार निर्धारित करती है। उसके बाद हेडिंग लगाओ जल विभाजक। इसके अंदर लिखो
एक नदी बेसिन को दूसरी नदी बेसिन से अलग करने वाली समांतर श्रृंखला ब्रैकेट में लिख देना पर्वत ब्रैकेट में पर्वत लिख देना लास्ट में, समांतर श्रृंखला और ब्रैकेट में पर्वत लिख देना पर्वत। जैसे इसके अंदर ना जैसे सिंधु नदी बेसिन को गंगा नदी बेसिन से अलग करने वाली जल विभाजक अरावली पर्वतमाला है। उसके बाद हेडिंग लगाना जल ग्रहण क्षेत्र। इसके अंदर लिखना जल ग्रहण क्षेत्र में छोटी छोटी शाखाओं के द्वारा मुख्य नदी में जल गिराना यह संपूर्ण क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। यह संपूर्ण क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे एक पहला नोट लगा के लिख लो। यहाँ पे इसके अंदर ये लिखो भारत के कुल भूस्तर जल का मतलब कुल भूस्तर जल का 1.16% राजस्थान में है। सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़ा ये, भारत के कुल भूस्तर जल का 1.16% राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद मेरे को ऐसे बताइए, टॉपिक अब यहाँ से शुरू होगा, ये तो कुछ ही नहीं था, टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले ऐसे बताइए अपवाह कितने प्रकार का होता है? अपवाह 3 प्रकार का होता है। मैं आपको राजस्थान के हिसाब से बता दूं। एक अपवाह होगा आंतरिक अपवाह, आपको बताऊंगा मैं, लिखना कुछ नहीं है एक बार। आंतरिक अपवाह एक होगा अरब सागर का अपवाह और एक होगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह। ये क्या चीज़ होता है? आंतरिक अपवाह क्या होता है? आंतरिक अपवाह क्या होता है बताइए? अच्छा, राजस्थान में ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है, इसके अलग डेफिनेशन ये भी सही है। इसका कहने का मतलब किसी एक ही राज्य सीमा के अंदर शुरू होना, या फिर किसी स्थलीय सीमा से शुरू होकर उसी स्थलीय भाग में विलुप्त हो जाना, या फिर किसी झील के अंदर जाके विलुप्त हो जाना। किसी स्थलीय सीमा से शुरू होना और उसी राज्य की सीमा में या फिर किसी दूसरे देश में जाकर विलुप्त हो जाना उसी स्थलीय सीमा के ऊपर, या फिर उसी स्थलीय सीमा के अंदर छोटी झील के अंदर पानी डाल देना, आंतरिक अपवाह
कहने का मतलब स्थल से ही शुरू होती है और स्थल के अंदर पानी इसका विलुप्त हो जाता है, उसे आंतरिक अपवाह कहा जाता है। और अरब सागर का कहने का मतलब नाम से स्पष्ट है, जो राजस्थान की नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती है, और बंगाल की खाड़ी से स्पष्ट है, जो राजस्थान की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये तीनों नदियाँ राजस्थान में पड़ी जाती है। इसका क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, आंतरिक अपवाह का जो क्षेत्रफल पड़ता है राजस्थान में सर्वाधिक इसी का क्षेत्र है 60%। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है 60% आंतरिक अपवाह की, और अरब सागर की जो नदियां पाई जाती है वो 17%, और लास्ट में बंगाल की खाड़ी की नदियां पाई जाती है 23%। ये सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा ये पूछा गया था, राजस्थान के अपवाह में सबसे ज़्यादा अपवाह किसका पड़ता है? आंतरिक अपवाह का। कहने का मतलब राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ कौन सी बहती है? आंतरिक अपवाह की नदियाँ बहती है। ये नोट कर लो पहले, राजस्थान में सर्वाधिक आंतरिक अपवाह की नदियां बहती है। आंतरिक अपवाह दोबारा समझाऊं? नहीं, इसके अंदर लिखना नहीं है, ये समझना ही समझना क्या लिखे हैं इसके अंदर। आंतरिक अपवाह, आंतरिक का मतलब आंतरिक, अंतर, अंतर मतलब अंदर ही अंदर अपवाह होता है। अरब सागर से नाम से सब स्पष्ट है, अरब सागर में जाकर गिरती है, और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शायद आपको ये पता है कि भारत इस प्रकार है, भारत का दक्षिण हिस्सा इस प्रकार है, और भारत के एक हिस्से में तो अरब सागर है और एक हिस्से में बंगाल की खाड़ी है। ये सागर के नाम है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो राजस्थान की कुछ नदियां तो अरब सागर में गिरती है, उसे अरब सागर का अपवाह बोलेंगे, और कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, उसे बंगाल की खाड़ी का अपवाह बोलेंगे, और कुछ नदियां इसी में शुरू होकर इसी में विलुप्त हो जाती है, उसे आंतरिक अपवाह बोलेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है, लिखना कुछ ही नहीं है इसके अंदर। और सबसे पहले हेडिंग लगाओ आंतरिक अपवाह की नदियाँ, ये पढ़ेंगे सबसे पहले, आंतरिक अपवाह की नदियाँ। आंतरिक अपवाह की नदियाँ, और सबसे पहले जो नदी पढ़ेंगे उस नदी का नाम है घग्गर नदी। सबसे पहले नदी पढ़ेंगे उस नदी का नाम है घग्गर नदी। कौन कितना जानता है इसके बारे में? कहाँ से उद्गम होता है इसका? शिवालिक पहाड़ियों से। कहाँ तक पानी जाता है? पाकिस्तान के। और उसके ऊपर कौन से नगर वगैरह है? कालीबंगा एक पता है। और ये कल का प्रश्न था, कल का कांस्टेबल का जो शुरू में आपने दिया था उसके अंदर प्रश्न भी था भी कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के ऊपर है? घग्गर पे। और शायद वो भी प्रश्न था जो आपको सर ने करवाया था, बिज्जक की पहाड़ी के ऊपर कौन सी बेराट सभ्यता, क्या बिज्जक की पहाड़ी वाली, वो भी पूछा गया था। बिज्जक की पहाड़ी, बेराट सभ्यता। घग्गर नदी का मैं बता दूं आपको, सबसे पहले तो राजस्थान का इस प्रकार थोड़ा सा मैप बना लेना, जैसे मैं बनाऊँ वैसे बना लेना। ये तो पड़ता है हनुमानगढ़, राजस्थान का ऊपरी हिस्सा है बिल्कुल। ये पड़ता है हनुमानगढ़, और ये ज़िला पड़ता है गंगानगर। मतलब मैंने राजस्थान के सिर्फ 2 ही ज़िले बनाए हैं, और अपने को 2 ही मतलब है इसके अंदर। और ये मैं बना लेता हूँ पाकिस्तान, हनुमानगढ़, गंगानगर, पाकिस्तान। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के निकट ही बना लेता हूँ कौन सा? पंजाब बना लेता हूँ। और पंजाब के निकट ही बना लेता हूँ हरियाणा बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हनुमानगढ़, गंगानगर व पाकिस्तान। सिर्फ इतने से कवर हो जाएगी कौन सी नदी? अपनी घग्गर नदी। सबसे पहले घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, आपको मैं सारा बता दूंगा। हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब व हरियाणा में बहती है, हनुमानगढ़ में आती है, गंगानगर में आती है, और पाकिस्तान में जाकर विलुप्त हो जाती है। ये नदी कौन सी है? घग्गर नदी। एक बार समझ लेना, ये नदी है घग्गर नदी। सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है? सीधा पूछा जाता है। इसका उद्गम हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की एक पहाड़ी है शिवालिक पहाड़ी, हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ी, या फिर इसे
कालका की पहाड़ी भी बोलते हैं, या इसे कालका की पहाड़ी से उद्गम होता है कौन सी नदी का? घग्गर नदी का। हिमालय पर्वत के शिवालिक या फिर कालका की पहाड़ी से उद्गम होता है घग्गर नदी का, और कौन से राज्य से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। उसके बाद में पंजाब व हरियाणा में बहती है, और दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। दोनों की राजधानी चंडीगढ़ इसी के ऊपर पड़ती है। दोनों की राजधानी चंडीगढ़ इसी के ऊपर पड़ती है। और हरियाणा में इसके ऊपर ओंटू झील, हरियाणा में इसके ऊपर ओंटू झील स्थित है। हरियाणा में इसके ऊपर ओंटू झील स्थित है। और उसके बाद में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। और हनुमानगढ़ में कहाँ से प्रवेश करती है? ये हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के, हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील पड़ती है। टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव, हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से ये प्रवेश करती है। राजस्थान में पूछा गया था कहाँ से प्रवेश करती है? टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है। और इसी के ऊपर शुरुआत में यहाँ पे तलवाड़ा झील भी पड़ती है। शुरुआत में यहाँ पे तलवाड़ा झील भी इसी के ऊपर पड़ती है। उसके बाद में ये हनुमानगढ़ में आ जाती है। और हनुमानगढ़ में मैं बात करूँ, हनुमानगढ़ में इसके ऊपर बटनेर दुर्ग पड़ता है। इसी के ऊपर बटनेर दुर्ग पड़ता है। इसी के ऊपर हनुमानगढ़ शहर पड़ता है। हनुमानगढ़ शहर पड़ता है। इसी के ऊपर कालीबंगा सभ्यता पड़ती है। कालीबंगा सभ्यता पड़ती है। इसी के ऊपर रंग महल सभ्यता पड़ती है। रंग महल सभ्यता पड़ती है। और इसी के ऊपर पीलीबंगा सभ्यता पड़ती है। पीलीबंगा सभ्यता इसी के ऊपर पड़ती है हनुमानगढ़ में। उसके बाद में गंगानगर चली जाती है। गंगानगर शहर इसी के ऊपर बताया जाता है। मूलतः पूरा शहर नहीं, इसका थोड़ा सा हिस्सा गंगानगर इसी के ऊपर बताया जाता है। उसके बाद में सूरतगढ़ शहर इसी के ऊपर बताया जाता है। उसके बाद में अनूपगढ़ शहर इसी के ऊपर बताया जाता है। अनूपगढ़ के बाद में यह अनूपगढ़ की एक तहसील का एक छोटा सा गांव पड़ता है बिंजौर। पूछा जाता है अनूपगढ़ का एक गांव पड़ता है बिंजौर। इसी बिंजौर नामक स्थान से कहाँ में प्रवेश करती है? पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश किया था इसने? तलवाड़ा गांव से प्रवेश किया था। और पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है? बिंजौर नामक स्थान से प्रवेश करती है। और फिर पाकिस्तान का एक आपको मैंने जिला बताया था जब सामान्य परीक्षा में, बावल नगर बताया था। उसी बावल नगर जिले का एक गाँव में पड़ता है बावल नगर। इसी का एक गांव पड़ता है फोर्ट अब्बास। पूछा गया प्रश्न आरएस के अंदर 2018 में, फोर्ट अब्बास। इसी फोर्ट अब्बास तक इसका पानी लास्ट में जाता है और यहीं पे जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है। पूछा गया प्रश्न, वैसे तो इसके अंदर पानी बहुत कम आता है, वैसे तो इसके अंदर पानी बहुत कम आता है। पानी कम आता है तो लगभग ये बटनेर दुर्ग के आसपास यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इससे आगे पानी जाता नहीं। लेकिन ये जब ये नदी यहाँ से पूर्ण बहाव से होती है, जब हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश होती है, तब इस नदी का पानी कहाँ तक चला जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। और यही प्रश्न पूछा गया था, जब घग्गर नदी पूर्ण बहाव के ऊपर होती है तो इसका लास्ट जो पानी का पॉइंट होता है वो कहाँ तक मापा गया? फोर्ट अब्बास तक मापा गया, जो पाकिस्तान में बहावलपुर जिले, बहावल नगर जिले के अंदर पड़ता है। उसके बाद में ये प्रश्न पूछा जाता, हिमालय से राजस्थान में पानी लाने वाली एकमात्र नदी, हिमालय का पानी राजस्थान में या फिर हिमालय का पानी रेगिस्तान में लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी। फिर पूछा जाता आंतरिक अपवाह की, ये आंतरिक अपवाह हुआ, आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी कही जाती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। उसके बाद में जब राजस्थान में इसके अंदर लंबाई कितनी है? राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। और इसके बाद में ये पूछा जाता है घग्गर नदी का जो, इसी घग्गर नदी का जो बेसिन पड़ता है या फिर घग्गर नदी के आसपास में जो उपजाऊ भाग पड़ता है, उसी उपजाऊ भाग को बग्गी कहा जाता है। बग्गी, उसी उपजाऊ भाग को बग्गी के नाम से जानते हैं। और गंगानगर में इसी उपजाऊ भाग को सोठा वाटी के नाम से जानते हैं।
सोडावटी के नाम से जानते हैं। गंगानगर में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र, और वैसे इसका पूर्ण रूप से बहाव क्षेत्र बग्गी के नाम से जानते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। और प्रश्न पूछा गया हिमालय का पानी राजस्थान में लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी। अब इसके अंदर यह डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको नोट करवाऊंगा। जो लिखना है वो तक मैं बता देता हूँ, फालतू मत लिखना है इसके अंदर डायग्राम में। क्या कौन सा? ये सभी लिखना है। कितना लिख लिया आपने? का डायग्राम बनाया सिर्फ? तो नाम तो लिखने ही है, फिर पता कैसे चलेगा? नहीं, नाम लिखने हैं आपको, या फिर फ़ोटो क्लिक कर लो, या फिर इसके अंदर देख लेना, फिर इसके अंदर देख लेना फिर यूट्यूब के ऊपर। ये तो लेकिन ये तो आज नहीं आएगी। हाँ, इसकी फ़ोटो खींच लो, इसके अंदर देख लेना। ये आज नहीं आएगी, वे कल आएगी। ये लिख लिया तो बढ़िया है, वरना ये कल आएगी। एक फ़ोटो खींच लो। अगर दोबारा समझ नहीं होता इस वीडियो को देख लेना, समझ आ जाएगी इसको। क्या क्योंकि अपलोड तो मैं इसको घंटे में करता हूँ, लेकिन वो बात है इतना नेट नहीं है। इसको अपलोड करने में 2-2.5 GB चाहिए। उतार लिया क्या? उतार लिया। अब इसके बारे में जो लिखेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जो लिखेंगे ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
रुकिए, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी नदी ये मानी जाती है आंतरिक प्रवाह में, सबसे बड़ी नदी है ये। अब इसके अंदर लिखो सबसे पहले घग्गर नदी का उद्गम, घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य के, घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य के हिमालय पर्वत की शिवालिक या कालका पहाड़ी से होता है। शिवालिक या कालका पहाड़ी से होता है। शिवालिक या कालका पहाड़ी से होता है। लिख लिया। दूसरा फैक्ट लिखो, दूसरा नंबर पॉइंट, हिमाचल के उद्गम होने के बाद, हिमाचल से उद्गम होने के पश्चात, हिमाचल से उद्गम होने के पश्चात, हिमाचल से उद्गम होने के पश्चात पंजाब व हरियाणा बहते हुए, पंजाब व हरियाणा बहते हुए राजस्थान के, बहते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर शहर होते हुए, राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर शहर होते हुए पाकिस्तान के बावलनगर जिले के फोर्ट अब्बास तक बहती है, जो इसका पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंतिम बिंदु है, जो इसका पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंतिम बिंदु है। बाकी कल करेंगे, टाइम हो गया अभी क्लास का।